नमस्ते दोस्तों। ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और साथ ही अब अपने एग्जाम की तैयारी में आप अच्छे एग्जाम दे रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु, इस ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से बनी, जो पदार्थ से निर्मित है, उसे उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? क्रिस्टल नाम दिया है, ठोस नाम दिया है, द्रव्य नाम दिया है और आपका द्रव्य नाम दिया है। यानी कि क्रिस्टल नाम दिया है, कि आपका सॉलिड नाम दिया है, कि आपका लिक्विड नाम दिया है, कि ये मैटर नाम दिया है। देखिए इसका जो नाम है वो आपका द्रव्य है। द्रव्य की जो होती है वो आपका तीन अवस्था हो। द्रव्य बोले तो मैटर, मैटर लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं, बल्कि ये द्रव्य, इसकी तीन अवस्था होती है। पहला होती है आपका ठोस होती है। ठोस क्या होती है? ठोस को बोलते हैं हम लोग सॉलिड। यानी कि ऐसे 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 वस्तु, ऐसे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी जिसकी जो आयतन जो है, जिसकी आयतन जो है वो आपस में बहुत ज्यादा सटे सटे हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। द्रव्य लिक्विड फॉर्मेट में होती है, आपको पता होगा, जो तरल अवस्था में होती है। और तीसरा आपका होती है गैस होती है। क्या होती है? तीसरा जो होती है वो आपका गैस होती है। अच्छा, ये जब अवस्था ये तीन है, इसकी एक विशेषता है कि ये जो है वो इसका कोई न, इसका जो है वो इसका आयतन घेरता है। आयतन बोले तो इसका जो कुछ ना कुछ आयतन है, और अगर आयतन है तो वो स्थान को घेरता है। क्या करता है? स्थान को ये क्या करता है? घेरता है। इसमें जो होती है वो आपका द्रव्यमान होती है, और द्रव्यमान के साथ साथ इसको आप सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कर्नाटका में बल्लारी, चिकमंगलुरु, तुमकुरु वेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटका में बल्लारी, चिकमंगलुरु, तुमकुरुन वेल्ट, वेल्ट मतलब होती है एरिया, होती है क्षेत्रफल, होती है क्षेत्र होती है। तो कहता है कि कर्नाटक में बल्लारी, चिकमंगलुरु, तुमकुरुन वेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बताऊं कि जो आपका जो तांबा जो है वो आपका राजस्थान के आपका खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। लेड और जिंक की बात करते हैं तो आपका लेड और जिंक जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लॉ एस्क आपका पाई जाती है। हाँ, लॉ एस्क तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लॉ एस्क में आपका चार प्रकार की होती है। पहला होती है आपका हेमेटाइट होती है, दूसरा आपके मैग्नेटाइट होती है, तीसरा आपका लिमोनाइट होती है और चौथा आपका सीडेराइट होती है। हेमाटाइट जो होती है वो आपका उत्तम किस्म के अयस्क होती है, और सीडेराइट जो होती है वो आपका निम्न कोटि के अयस्क होती है। मोनाजाइट जो आपका है वो आपका मोनाजाइट पाई जाती है केरला में पाई जाती है। तो आपका हो गया तांबा, आपका राजस्थान के खेतड़ी में पाई जाती है। लेड और जिंक छत्तीसगढ़ में। लॉ एस्क आपका कर्नाटका में। और मोनाजाइट आपका जो है वो कहाँ पाई जाती है? केरला में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में जो रेगुर मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है? तो भारत में रेगुर मिट्टी जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है जी? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। आपको पता होगा कि जो रेगुर मिट्टी जो होती है, जो काली मिट्टी जो होती है, जो आपका जो ये काली मिट्टी देख रहे हैं, ये काली मिट्टी जो है वो ये कपास के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है, क्योंकि इसमें चूना पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है, लौह तत्व पाई जाती है। इन सब जो है वो काली मिट्टी में जो है वो पाई जाती है, और ये कपास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। इसलिए इसको कपास मृदा भी कहते हैं। लावा मृदा भी इसको कहते हैं। लावा मृदा कहने का मतलब है ना कि ये जो है वो जो आपका लावा वाले चट्टानों से ये जो है बनती है, ज्वालामुखी से ये बनती है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेगुर मिट्टी, तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आप कहेंगे रेगुर मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं।
काली मिट्टी के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। काली मिट्टी जो होती है वो नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है, इसलिए इसको जल धारण क्षमता इसमें जो होती जल धारण क्षमता जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। जैसे स्पंज आपने देखा, तो स्पंज जो होती है ना, स्पंज जो होती है ना वो आपका क्या कहते हैं, स्पंज जो होती है आप कह सकते हैं कि स्पंज जो होती है, स्पंज जो होती है ना, स्पंज जो होती है वो आपका क्या होती है, स्पंज जो होती है वो उसको देखिए पानी में जब डुबा करके रखिएगा, पानी में डुबा करके जब आप रखिएगा ना, तो वो पानी को अपने अंदर ले लेता है और फिर उसको जब दबाते हैं तो वो बाहर आता है। तो इसमें काली मिट्टी में जो होती है, काली मिट्टी में जो होती है वो स्पंज स्पंज की तरह होती है। इसमें जो है वो नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इसमें क्या क्या होती है जी, तो इसको में आप जो देखिएगा, इसमें आपका चूना होती है, आपका मैग्नीशियम होती है और आपका लौह तत्व होती है। इसमें कमी क्या चीज को होती है, तो ये आपका कमी जो होती है वो आपका होती है पोटास की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, जैविक पदार्थ की कमी होती है काली मिट्टी में। लाल और पीली मिट्टी ये तो है ही नहीं। लेटराइट मिट्टी जो है वो आपका घर में जो ईंट नहीं बनाई जाती है, जो ईंट ईंट को जोड़कर बनाई जाती है एक दीवार को, तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें लेटराइट मिट्टी से ईंट का निर्माण होती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप जान लीजिए कि ये उत्तर भारत के मैदान में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत के लगभग 43% भाग में जो है वो यही पाई जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा जो है वो उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, अच्छा, काली मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है जी, आप कहेंगे काली मिट्टी जो है वो गुजरात में पाई जाती है, फिर आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर आपका जो है वो आपका एमपी में पाई जाती है, और एक तो पाई जाती है आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नागपुर के लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए नहीं जी, केसर के लिए नहीं जी, जूट के लिए नहीं जी, नहीं केसर के लिए और नहीं सेब के लिए। ये प्रसिद्ध है किसके लिए जी, तो आप कहेंगे ऑरेंज के लिए, संतरे के लिए। और नागपुर इतना ज्यादा फेमस है संतरे के लिए कि इसको संतरे का क्या कहा जाता है, तो संतरों का नगरी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, आप कहेंगे खरीफ फसलें इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ा सा समझिए आप क्रॉप साइकिल के बारे में। तो क्रॉप साइकिल के बारे में आप समझिए कि रबी फसल एक तो होती है, तो रबी फसल को कब लगाई जाती है, तो रबी फसल जो होती है वो आपका अक्टूबर से नवंबर में उसको लगाई जाती है, और मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल के बाद कुछ टाइम पीरियड में खेत को छोड़ दिया जाता है, परित छोड़ दिया जाता है। तब कई लोग जो है छोड़ देता है और कई लोग नहीं छोड़ता है, तो कई लोग नहीं छोड़ता है तो उसमें आपका सब्जियां लगा देती है, क्या लगाती है, सब्जियां लगा देती है। अच्छा, तो सब्जियां जो लगाती है वो किस में आती है, तो आप कहेंगे वो जो आती है वो आपका जायद फसल में आती है। अच्छा, उसके बाद जायद फसल के बाद आपका खरीफ फसल आती है, जिसकी बुआई होती है आपका जून से जुलाई में होती है, और नवंबर से अक्टूबर में जो है, अक्टूबर से नवंबर में क्या हो जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर में आपका कटाई हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर सुनिए, खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें है। देखिए खरीफ फसल उगाई जाती है जून जुलाई में, और जून जुलाई जो होती है वो गर्मी होती है, ये सर्दी नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है। अगला नंबर, रबी फसलें मानसून की फसलें है। रबी फसल जो है वो आपका मानसून का फसल है, ये अक्टूबर से आपका नवंबर में लगती है और मार्च से अप्रैल में ये कट जाती है। मानसून जो आती है वो आपका मार्च अप्रैल मई जून के बाद जून जुलाई अगस्त तक आती है, तो जून जुलाई अगस्त में आती है, तो ये बिल्कुल ये भी आपका गलत हो गया। अच्छा, फिर कहता है कि सरसों खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब होती है, ये देखिए खरीफ का मतलब ये होती है, सरसों होती है ठंडे के दिन में, और जून से जुलाई में आपका ठंडा नहीं होती, प्योर गर्मी होती है। ये अक्टूबर और नवंबर में ये सर्दी आती है, ठंडा आती है, और ठंडा में आपका रबी फसल हो जाती है, ये भी आपका गलत है। तो आपका करेक्ट उत्तर सिर्फ और सिर्फ गेहूं रबी की फसल है। गेहूं जो है वो आपका रबी की फसल है, क्योंकि गेहूं जो होती है वो ठंडा के मौसम में होती है, और ये अक्टूबर में लगती है, और मार्च अप्रैल में जब होली रहती है तब ये कट जाती है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो जिसका उद्गम जो है वो आपका भारत है, तो महानदी, महानदी की लंबाई तो बहुत ज्यादा कम है, तो होगा ही नहीं। झेलम नदी, ये तो होगा नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी नहीं होगा। तो सबसे लंबा आपका जो है वो आपका गंगा नदी है, जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तब गंगा नदी आपका गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। इसकी मुहाना की अगर बात करें तो इसकी मुहाना आपका सुंदरबन डेल्टा, जिसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, वो है। अच्छा, गंगा नदी की सहायक नदी की अगर मैं बात करूँ तो गंगा नदी की सहायक नदी आपका है, गंगा नदी की सहायक नदी आपका कौन है? गंगा नदी की सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो आपका कोसी, कोसी को बोला जाता है आपका बिहार का शोक बोला जाता है। उसके बाद में आपका और है महाकाली नदी। कौन है? महाकाली नदी। आपका सोन नदी है। सोन नदी सोन नदी आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। गंडक नदी, उसके बाद आपका घाघरा नदी, उसके बाद आपका है गोमती नदी, गोमती नदी, महाकाली नदी। तो महाकाली नदी को क्या बोलते हैं? महाकाली नदी आपका कहाँ से निकलती है? महाकाली नदी जो आपका निकलती है नेपाल से निकलती है। अच्छा, फिर आपका जो है वो गंडक नदी, गंडक नदी का आपको पता होगा, गंडक नदी जो है वो आपका इसी का सहायक नदी है। घाघरा नदी, जिसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, तो इसका निक नेम है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन है, कहता है मोरहावादी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। तो कौन हो जाएगा राइट उत्तर? तो आप कहेंगे अमरकंटक पहाड़ी। देखिए समझिएगा, मध्य प्रदेश में एक पर्वत है, मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है धूपगढ़ पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? धूपगढ़ पर्वत श्रेणी है। और धूपगढ़ पर्वत श्रेणी को हम लोग तीन भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है आपका राज पीपला श्रेणी, दूसरा आपका महादेव पर्वत श्रेणी, तीसरा आपका मैकाल श्रेणी। ये तीन भागों में बांट कर देखते हैं। तो महादेव पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है धूपगढ़ पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1352 मीटर है। और एक आपका है मैकाल पर्वत श्रेणी, जिसकी उच्चतम चोटी अमरकंटक है। तो ये आपका जो धूपगढ़ है वो आपका सतपुड़ा का भी है, मतलब कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भी धूपगढ़ है, और आपका जो है वो महादेव का। लेकिन मैकाल का अगर पूछे तो वो अमरकंटक है। अच्छा, अमरकंटक जो है जहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? ये भारत के, आप कह सकते हैं भारत के पूरब से लेकर पश्चिम की ओर ये बहने वाली एकमात्र नदी है। एकमात्र नदी इस श्रेणी में है जिसकी जो कि आपका नाम है सोन नदी, सोन नदी नहीं, नर्मदा नदी। और यहीं से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी के आसपास में, अच्छा, ये जो नर्मदा नदी है वो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो मैं आपको बताऊं कि नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से ये तो निकलती है, और ये मध्य प्रदेश के आपका आप बोले तो, ये मध्य प्रदेश के आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? मध्य प्रदेश के आपका जो था, मध्य प्रदेश का ये जो था ना, मध्य प्रदेश का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो ये मध्य प्रदेश का आपका जो था वो आपका होशंगा, क्या उसको बोलते हैं, नहीं, ये महादेव श्रेणी जो है ना वो आपका धूपगढ़ है। और ये जो है वो आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे पश्चिमी हिल स्टेशन है ना, उसी के बगल में ये है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, और एक तो नाम है ये जोहिला नदी। तो ये तमाम सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन कौन है? निम्नलिखित इनमें से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ और रबी के बार मामले में हम लोगों ने भी चर्चा किया कि जो रबी फसल जो होती है
वो रबी फसल जो होती है वो अक्टूबर से नवंबर में उसकी बुआई हो जाती है। रबी फसल जो होती है वो आपका अक्टूबर से नवंबर में उसकी बुआई हो जाती है और मार्च से अप्रैल में उसकी कटाई हो जाती है। और मार्च और अप्रैल के बीच में मतलब थोड़े टाइम के लिए वो बंद रहती है, तब उसके बीच में जो फसल लगाई जाती है उसको कहा जाता है जायद फसल। क्या कहा जाता है? जायद फसल। अच्छा, उसके बाद आती है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होती है? खरीफ फसल जो होती है वो आपका खरीफ फसल जो होती है वो जून जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी बुआई जो होती है वो आपका खरीफ फसल की जून और जुलाई में होती है और कटाई जो होती है वो अक्टूबर से नवंबर में इसकी हो जाती है। अच्छा, इसको जो खरीफ फसल होती है उसको मानसून फसल भी कहते हैं। मानसून फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल में कौन कौन आती है? लगभग धान आती है जिसको चावल भी कई लोग कहते हैं शहर में, और मक्का आती है, सोयाबीन आती है, ज्वार आती है, बाजरा आती है। बाजरा, ज्वार, मक्का ये सब को मिलेट बोलते हैं, यानी कि मोटा अनाज बोलते हैं इसको। मूंग आते हैं। ये सब जो होते हैं वो आपका मोटा अनाज के लिस्ट में आते हैं। तो ये सब जो होती है वो ये सब मोटा अनाज के लिस्ट में आती है। तो आपका जो है वो बाजरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? काफी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे पहली अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो आपका कार्बेट नहीं, जिम कार्बेट होती है। क्या होती है? जिम कार्बेट होती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं आपको बताऊं कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत की सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना होती है 1936 में। इसको बोला जाता है हाईली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसमें इसमें पाई जाती है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है आपका बंगाल टाइगर पाई जाती है, एशियाई हाथी पाई जाती है, जंगली सुअर पाई जाती है, स्लॉथ बियर पाई जाती है। इसकी स्थापना 1936 में होती है। जिम कॉर्बेट से होकर के एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। और ये जो है वो भारत का सबसे पहला नेशनल क्या है? नेशनल पार्क है। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा जो है वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर जो है वो आपका राजस्थान में है। और हैली नेशनल पार्क जो हैली एक धूमकेतु भी है, लेकिन यहाँ पे हम धूमकेतु की बात नहीं कर रहे हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका केरला में है। और अगर मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा जो अगर कहीं पे नेशनल पार्क है तो कहाँ है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो अगर नेशनल पार्क है तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका एमपी में है। तो यहाँ से सारी जानकारी को हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बेट, जिससे रामगंगा नदी होकर के गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, पीली क्रांति की बात अगर करते हैं तो पीली क्रांति को बोला जाता है येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो लाई गई थी आपका श्वेत क्रांति लाई गई थी। श्वेत क्रांति जिसको कहा जाता है आपका श्वेत क्रांति में आपका लाया गया था ऑपरेशन फ्लड, जो कि 3 चरणों में आपका जो है वो खत्म किया गया। 3 चरणों में इसको पूरा किया गया था। पहला 1970 से 1980, दूसरा आपका 1980 से 1985, और तीसरा आपका 1985 से 1995। ये 3 चरणों में इसको पूरा किया गया था। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, इसको बोला जाता है नीली क्रांति, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। उसके बाद में तिलहन उत्पादन में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन वाइल्ड प्रोडक्शन। तो आप कहेंगे इसके लिए आती है आपका पीली क्रांति, यानी कि येलो रेवोल्यूशन आती है। तो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।